अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्लॉड कोड को क्यू1 की एपीआई की के साथ इस्तेमाल करना सीखेंगे, यूज़ करना सीखेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूजन है कि क्यू1 सीएलआई और क्यू1 सीएलआई और क्लॉड कोड को क्यू1 एपीआई की के साथ इस्तेमाल करने में क्या फ़र्क है। ये दो अलग अलग अप्रोचेज़ हैं, दो अलग अलग तरीके हैं। हम लोग समझेंगे इसको और सेटअप करना सीखेंगे। क्यू1 एपीआई की को क्लॉड कोड के साथ यूज़ करेंगे। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जो है वो एपीआई की सेट करना भूल जाते हैं, तो वो हम सारा पूरा प्रोसेस देखेंगे अच्छे से। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे पास मैंने जो है वो लास्ट वीडियो जो डाली थी वो हैकाथॉन पे डाली थी, हैकाथॉन 1 पे, और इंशाल्लाह मैं हैकाथॉन 2 पे भी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इंटीग्रेट क्यू1 एपीआई की विद क्लॉड कोड सीएलआई। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि बेसिकली क्लॉड कोड क्या है और क्यू1 क्या है। तो क्लॉड कोड एक सीएलआई है जिसकी मदद से हमें जो है वो हैकाथॉन करना है, हैकाथॉन को कंप्लीट करना है। और इसी तरीके से क्यू1 का भी एक सीएलआई होता है, लेकिन क्यू1 का सीएलआई हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्लॉड कोड सीएलआई यूज़ करेंगे। हाँ, क्लॉड कोड जो सीएलआई, अब हमें इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि जो क्लॉड कोड का सीएलआई है उसके पीछे हम एपीआई कीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उन एपीआई कीज़ वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। आप चाहें तो जेमिनी की एपीआई की लगा सकते हैं, आप चाहें तो क्यू1 की एपीआई की लगा सकते हैं। इस तरीके से और भी ओपन एआई की आप एपीआई की भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो क्लॉड कोड की अपनी एंथ्रोपिक की जो एपीआई की वो लगा सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं लगा रहे हम? क्योंकि वो पेड है। तो जो क्लॉड कोड का सीएलआई है वो ओरिजिनली जो है वो एंथ्रोपिक की एक एपीआई की के साथ कॉन्फ़िगर हुआ होता है, और एंथ्रोपिक जो है वो पेड है। तो इस पेड अप्रोच से बचने के लिए, पेड तरीके से बचने के लिए, पैसे देने से बचने के लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था? जेमिनी एपीआई की। अब जेमिनी एपीआई की हमने लगा तो दी थी, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो। तो वो जो इश्यूज़ थे उनकी वजह से, वो इश्यू क्या थे? वो इश्यू ये थे कि जो है हमारी लिमिट अप हो जाती थी, और बहुत जल्दी हमारा जो है वो लिमिट फुल हो जाती थी। ठीक है? जो कोटा होता था हमारा पूरा हो जाता था एपीआई की का, जेमिनी की। तो उससे बचने के लिए फिर हम लोगों ने क्या अप्रोच इस्तेमाल किया करना है? जेमिनी के बजाय क्यू1 की एपीआई की इस्तेमाल करी। ठीक है? तो क्यू1 की एपीआई को कैसे हम लोग जो है वो प्रॉपर्ली क्लॉड कोड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों के पास एक और इश्यू भी आता होगा कि जैसे आप लोगों ने एक दिन क्लॉड कोड सीएलआई को क्यू1 के साथ किया, फिर अगले दिन जब आप लोग अपना काम रिज़्यूम करना चाहते होंगे, वहीं से कंटिन्यू करना चाहते होंगे, तो क्यू1 जो है वो एरर दे देता होगा, क्लॉड कोड एरर दे देता है कि कोटा अप हो गया है। उसका रीज़न क्या है, ये सब मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्लॉड कोड की सीएलआई जो है, उसके पीछे बैकएंड पे हम लोग क्यू1 की एपीआई की का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा कोटा होता है और एपीआई लिमिट इसकी ज़्यादा होती है। तो अब इसके हम शुरू करते हैं। इसके कुछ प्री-रिक्विज़िट हैं। प्री-रिक्विज़िट मतलब कि कुछ पहले से चीज़ें आपको करके रखनी है। वो क्या है? नोड.जेएस और एनपीएम आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। उसके बगैर आपका काम नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर आप इस स्टेप तक आ चुके हैं तो आपकी ये चीज़ें हुई भी होंगी। अगर इंस्टॉल नहीं हुई तो आप इनको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर दूसरा ये कि क्लॉड कोड और क्लॉड कोड राउटर आपका इंस्टॉल होना चाहिए। उसके लिए ये डॉक्यूमेंट है मेरा, जो कि मैंने यूबंटू में डब्ल्यूएसएल में जो है मैंने इस डब्ल्यूएसएल के तरीके से मैंने इसको करवाया है। तो अगर किसी ने पावरशेल के तरीके से भी किया है तो इट्स ऑल राइट, उसका भी कोई इशू नहीं है। ये जो तरीका है, ये दोनों जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा क्यू1 एपीआई की का, ये दोनों के लिए है। दोनों वेज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, चाहे आपने डब्ल्यूएसएल से किया हो, चाहे आपने पावरशेल या सीएमडी से किया हो। ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है इसका प्रीरिक्विज़िट दूसरा, कि क्लॉड कोड और क्लॉड कोड राउटर जो है वो आपका कॉन्फ़िगर होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, और उसकी जो सारी स्टेप्स हैं वो आपने किए होने चाहिए। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की हुई तो ये आप जो है वो मेरे इस डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं, इंस्टॉल क्लॉड कोड एआई एंड सीसीआर क्लॉड कोड राउटर इन डब्ल्यूएसएल। ये डब्ल्यूएसएल वाला तरीका है। ठीक है? अच्छा, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्यू1 सीएलआई इंस्टॉल करना है। अब बात ये आती है, मैंने कहा कि क्यू1 का सीएलआई हम यूज़ क्यों करेंगे? क्यू1 का सीएलआई तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे, तो क्यों करें इंस्टॉल? तो अभी मैं इसका रीज़न आपको बताऊँगा। क्यू1 सीएलआई हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्लॉड कोड सीएलआई करेंगे यूज़। लेकिन क्योंकि हमें क्यू1 की एपीआई की चाहिए, तो क्यू1 की एपीआई की को हासिल करने के लिए, गेट करने के लिए हम लोगों को क्यू1 सीएलआई इंस्टॉल करना पड़ेगा।
ठीक है? तो हम लोग जो है Q1 CLI इंस्टॉल करेंगे, फिर हम उससे एपीआई की निकालेंगे और एपीआई की निकालने के बाद जस्ट उसको क्लाउड कोड राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में डाल देंगे, बस इतना सा काम है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है और इस लिंक को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। अब आपने जो है वो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप जो है गूगल से लॉगिन कर सकते हैं या गिटहब से कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गूगल से कर लें, क्योंकि जो है वो गूगल में आपका ऑलरेडी नंबर और ईमेल सेट हुई हुई है। तो आप गूगल से लॉगिन कर लें, ठीक है? आपका जो नंबर होगा वो भी इसमें वेरिफ़िकेशन के लिए जो है वो आपने अपने गूगल अकाउंट में से लिंक किया हुआ होगा अपने फ़ोन नंबर को। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा गूगल से कर लें, अगर गूगल से नहीं हो रहा तो गिटहब से कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जो है वो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफ़ेस आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, इसको करने की हमें ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने चेक कर लिया कि भई हमारे गूगल अकाउंट से लॉगिन हो गया है, अब हम वापस से नीचे आएँगे। अब हमें क्या करना है, Q1 CLI को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? तो एक तो हमने वेबसाइट पे जाके हमने उसको लॉगिन कर लिया अपने गूगल अकाउंट से। अब हमने Q1 CLI को इंस्टॉल कर लेना है। अब अगर आप WSL से कर रहे हैं तो आपको ये कमांड की ज़रूरत होगी, सही है? और अगर आप विंडोज़ पावरशेल या CMD से काम कर रहे हैं तो आप जो है वो सिंपल npm इंस्टॉल की कमांड लगा सकते हैं। और अगर WSL से कर लें तो शुरू में sudo आ जाएगा। अब क्योंकि मैं WSL से कर रहा हूँ तो मैं जो है वो इस कमांड को कॉपी करूँगा। अगर आपको विंडोज़ से कर रहे हैं तो आपको जस्ट ये वाली कमांड जाके अपने पावरशेल या CMD में रन कर लेनी है। उसके लिए ज़रूरी है आपके पास npm जो है वो इटसेल्फ इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं अपना जो है वो WSL खोल लेता हूँ और ये मेरा WSL ओपन हो गया है। सही है। अब यहाँ पे मैं जो है मैंने जैसे ये कमांड की तो अब ये मुझे बोल रहा है कि पासवर्ड डाल दो इस यूज़र का, क्योंकि ये जो है सिक्योरिटी होती है एक WSL में। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया अपना और ये अब इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमने जस्ट Q1 टाइप करना है। Q1 को हम लोग टाइप कर लेते हैं। इसको पहले इंस्टॉल होने दे देते हैं। तो ये हमारा जो है वो Q1 इंस्टॉल हो गया है और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे Q1 जैसे ही मैंने लिखा तो ये मुझे Q1 CLI इसने खोल दिया। अब ये है Q1 CLI, ठीक है? लिखा हुआ Q1 है, ये क्लॉड नहीं है, ये Q1 है, ठीक है? तो जैसे कि CLI क्या होते हैं हमारे पास, आप लोगों को पता ही है। CLI जो है हमारे पास जैसे जेमिनी का CLI होता है, सही है? क्लॉड का अपना CLI है जो हम क्लॉड का हैकाथॉन में यूज़ कर रहे हैं, क्लॉड कोड का। फिर ये Q1 का, तो इस तरीके से और भी CLI होते हैं जो कि हमारे पास कुछ AI और LLMs को यूज़ करने के कुछ टूल्स हैं जो कि हमारे कोड बेस को जो है आसानी से एडिट कर देते हैं, फाइल्स को रीड कर लेते हैं और कुछ इनके पास चीज़ें होती हैं, फीचर्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। एनीवेज़ अब यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहे हैं कि हाउ वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट। अब हमें ऑथेंटिकेट करवाना है, सही है? हम कैसे करेंगे? Q1 OAuth से, सही है? क्योंकि अभी हमने लॉगिन किया था Q1 में। अब हम यहाँ पे Q1 OAuth का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट है, इस पे एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद जो है मेरे पास ये विंडो ओपन कर देगा, ठीक है? अब जो है जस्ट हमने इसको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आ जाएगा, सही है? इसको हम क्लोज़ कर देंगे और अब मैं अगर जाऊँ अपने वापस से टर्मिनल में और यहाँ पे मैं लिखूँ हाय, तो इसको ये मुझे आंसर कर देगा। Q1 जो CLI है वो हमारा सेटअप हो गया। अब Q1 CLI सेटअप हो गया, इसका क्या मतलब है कि हमारा आधा काम हो गया है। एपीआई की अब हम जो है एपीआई की इसने कहीं ना कहीं स्टोर की भी होगी। अब जब ये Q1 CLI ऑथेंटिकेट हो जाता है तो ये एपीआई की कहीं स्टोर कर लेता है। कहाँ करता है स्टोर? क्योंकि अब हमें एपीआई की निकालनी है और एपीआई की निकाल के हमें क्लाउड कोड के अंदर सेट करनी है। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल-C 2-3 मरतबा करूँगा, ठीक है? और मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अब मैं वापस से यूबंटू के अंदर आ गया हूँ। अब आपको जस्ट सिंपल एक कमांड लिखनी है, explorer.exe स्पेस डॉट, सही है? ये कमांड मेरे यहाँ पे अगर आप आएँ मेरे डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पे जो है वो आपको मिल जाएगी ये कमांड explorer.exe, ठीक है? ये कमांड है। इसको जो है जस्ट जो है हमने लिख के एंटर करना है और ये मुझे फ़ोल्डर ओपन करके दे देगा। कौन सा फ़ोल्डर ओपन करके देगा? जो मेरा यूबंटू का, अभी मैं रूट में खड़ा हूँ तो मुझे इसने रूट ओपन करके दे देना। यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपके पास एक .Q1 का फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। जो लोग WSL यूज़ कर रहे हैं उनका यूबंटू होम ज़ाहिर इसके अंदर होगा, ठीक है? .Q1 का फ़ोल्डर। और जो लोग पावरशेल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप पावरशेल यूज़ कर रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, सही है? पावरशेल या CMD में आपका C यूज़र्स लेनोवो, यानी कि अगर मैं दिस पीसी में आऊँ, C यूज़र्स लेनोवो। लेनोवो जो है वो आपका जो है यूज़र का नाम कुछ और होगा, मेरा लेनोवो है तो मेरा आ रहा है, सही है? तो यहाँ पे आपके पास डॉट करके .Q1 आ जाएगा, ठीक है? तो वापस से हम उसी फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं अपने
वाले। तो यहाँ पे मेरे पास डॉट क्यू वन का फोल्डर है, इसके अंदर हम आएंगे। अच्छा, ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। अब डॉट क्यू वन के फोल्डर के अंदर आपके पास OAuth क्रेड्स की फाइल होगी, इस पर राइट क्लिक करना है और एडिट इन नोटपैड कर देना है, सही है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, मेरे पास एक्सेस टोकन, एक मेरे एक्सेस टोकन की प्रॉपर्टी देखेगी। ये एक्सेस टोकन की जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने कॉपी कर लेना है, ठीक है। और कॉपी करके मैंने इसको एक फाइल में रख देना है, सही है। एक मैंने टेक्स्ट फाइल में रख दिया इसको, सही है, ताकि मेरे पास ये सेव रहे, ठीक है। उसके बाद जो है मैं वापस से अपने Q1 फोल्डर से बैक आऊँगा और Q1 के ऊपर, डॉट Q1 के ऊपर मेरे पास एक फोल्डर होगा क्लॉड कोड राउटर। अब अगर आपने क्लॉड कोड राउटर और क्लॉड CLI को सेटअप किया हुआ है तो ये दोनों फोल्डर्स आ रहे होंगे, वरना नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है आपको कि क्लॉड कोड पहले इंस्टॉल करके उसको सेटअप करना होगा, तभी आ रहे होंगे। अच्छा, तो अगर आपने जेमिनी के साथ इसको सेटअप किया हुआ है तो भी ये आ रहा होगा, पहले अगर आपने कभी जेमिनी के साथ यूज़ किया हो। खैर, तो क्लाउड कोड राउटर के अंदर हम जाएंगे और क्लाउड कोड राउटर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे config.json की फाइल होगी। तो ये config.json की फाइल मैं ओपन करूँगा, राइट क्लिक करके एडिट इन नोटपैड। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास यहाँ पे हर जगह Q1 आ रहा है। आपके पास यहाँ पे जेमिनी भी कुछ लोगों के पास जेमिनी आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने जेमिनी के साथ सेट किया होगा। याद करें, जब हम लोग जो है क्लाउड कोड को सेटअप कर रहे थे तो जेमिनी के साथ हम लोग जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेस्ट करते थे उस पूरे में यहाँ पे जेमिनी होता, मॉडल में जेमिनी होता था, सही है। डिफॉल्ट में राउटर के अंदर और बैकग्राउंड में हर जगह जेमिनी आ रहा होता था। अब क्योंकि हम Q1 इस्तेमाल करेंगे तो हमें इस पूरे ऑब्जेक्ट को अपडेट करना होगा, सही है। अब मैंने Q1 सेटअप किया हुआ था इसलिए मेरा Q1 आ रहा है पहले से। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आऊँगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, ये सारे स्टेप्स हम कर चुके हैं। हम लोग जो है ओपन फाइल config.json ये हमने ओपन कर चुकी है फाइल। अब यहाँ पे आप लोग देखें, मेरे पास ये पूरा का पूरा ये मैंने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को आपने जस्ट यहाँ से पूरा एंड से, अच्छा ध्यान ये रहे कि पूरा ब्रैकेट टू ब्रैकेट सेलेक्ट कीजिएगा, एंड टू एंड, ऐसा ना हो कि जो है वो आधा रह जाए, वरना वो एरर देगा, ठीक है। तो इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और जस्ट मैंने जो मैंने अभी एम्प्टी की थी फाइल config.json की, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। ये आ गई मेरी फाइल। यहाँ पे योर एपीआई की दिख रही है आपको, इस एपीआई की जगह हमारी एपीआई की आ जाएगी। तो ये मैंने एपीआई की यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉपी की थी, ये पूरी मैंने सेलेक्ट की, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट, सही है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये फाइल सेव नहीं हुई है, डॉट देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये आ रहा है डॉट। तो मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा और सेव कर दूंगा, फाइल में सेव, ये सेव हो गया, ठीक है। अब मैं इस फाइल को बंद कर दूंगा। क्या यहाँ पे हमारा काम हो गया? नहीं। इसका रीज़न ये है कि आपने config.json में तो फाइल को अपडेट कर दिया है, ठीक है, मतलब एपीआई की सेट कर दी है, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वहाँ पे सेट नहीं हुई। तो बहुत सारे लोगों का इस स्टेप को करने के बाद भी क्या हो रहा होता है कि एरर आ रहा होता है, वही कोटा लिमिट वाला एरर आ रहा होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करना है। तो उसकी क्या कमांड होती है, अब आगे चलते हैं, आगे डॉक्यूमेंट में नीचे आएंगे। तो ये मैंने कर दिया, हमने कर दिया पूरा, एपीआई की सेट कर दी है, Ctrl+S हमने इसको सेव भी कर दिया है, ठीक है। सेव करना है, डॉक्यूमेंट को सेव करना नहीं भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ, सेव द डॉक्यूमेंट आफ्टर अपडेटिंग एपीआई की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में हमें सेट करना है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में कैसे सेट करने का तरीका बहुत आसान है, सही है। अगर आप WSL इस्तेमाल कर रहे हैं तो WSL में ये वाली कमांड है, और अगर आप CMD या पावरशेल कर रहे हैं तो setx की कमांड है, ठीक है, ये कमांड है। अब इस कमांड के अंदर योर एपीआई की जहाँ लिखा है वहाँ आपको अपनी एपीआई की को कॉपी करके पेस्ट करना है, सही है। इस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है अपनी एपीआई की से। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा, क्योंकि मैं WSL इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं WSL वाली कमांड उठाऊँगा, ठीक है। और मैं अपने वापस से नोटपैड में जाऊँगा, सही है। यहाँ पे मेरी एपीआई की रखी हुई है, इधर मैंने पेस्ट किया इसको, और इस पूरी एपीआई की को मैंने वापस से कॉपी करना है, कॉपी किया और योर एपीआई की को सेलेक्ट किया और इसकी जगह पेस्ट कर दिया, या राइट क्लिक करके पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब जो है मैं इस पूरी कमांड को कॉपी करूँगा और इसको मैं जाके अपने, जहाँ मैंने अपना रूट पे, जहाँ से मैंने explorer.exe किया था, वहीं से मैंने इसको रूट पे, मतलब कि जहाँ पे मेरी Q1 की फाइल है, ठीक है, वहीं पे मैंने इसको कमांड को रन कर देना है, ठीक है। मैं इसको एंटर करूँगा और एंटर करने के बाद अब इसको वेरीफाई करना है कि क्या हमारी ये गूगल की एपीआई की, अच्छा ध्यान रहे गूगल एपीआई की को आपको नहीं छेड़ना है, ये आपका यही रहेगा,
से ये वेरिएबल आपका यही रहेगा, क्योंकि क्लॉड कोड जो है वो गूगल एपीआई की से ही उठा रहा होता है उसको आपको नहीं छेड़ना। अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करें कि भाई सेट हुई है या नहीं हुई। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने कमांड लिखी हुई है एको। WSL के लिए ये वाली कमांड है, पावर शेल के लिए एको ये वाली कमांड है, और CMD के लिए ये वाली कमांड है। तो अगर आप पावर शेल और CMD इस्तेमाल करें तो इन दोनों की ये कमांड है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए। अब मैं चेक करता हूँ एको गूगल एपीआई की, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी ये एपीआई की यहाँ पे दिख गई। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या यही एपीआई की है जो अभी हमने Q1 की इस्तेमाल की थी। तो 22D0 शुरू में आ रहा है, तो अगर मैं जाऊँ अपने यहाँ पे नोटपैड में और यहाँ पे OAuth क्रेड से भी देख सकता हूँ 22D0 आ रहा है, और यहाँ पे मैंने यही पेस्ट की थी। तो ये मेरी पूरी की एपीआई की सही सेट हो गई है। एक और तरीका है WSL या पावरशेल में अगर आपको सेट करना है, तो उसका आसान तरीका ये है कि अगर आपने सेट कर दिया और आपको चेक करना है, तो जहाँ पे आपका .Q1 का फ़ोल्डर है और जहाँ पे .cloud code राउटर का फ़ोल्डर है, उसी के नीचे बैश आरसी का एक फ़ाइल है। तो बैश आरसी की ये फ़ाइल आपको दिख रही होगी, मैं ज़ूम कर लेता हूँ। बैश आरसी, इस पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके एडिट इन नोटपैड खोल करना है। तो यहाँ पे बैश आरसी की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। सबसे नीचे आएँगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एपीआई की मेरी सेट हुई हुई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हुई हुई है। वो क्या हुई हुई है कि यहाँ पे जो मेरी पुरानी एपीआई की थी, वो भी यहाँ पे सेट हुई हुई है। तो ये जो पुरानी एपीआई की है, इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से ना, जस्ट मैं इसको हटा देता हूँ। आप लोग चाहें तो नहीं हटाएँ, क्योंकि वो ऑटोमैटिकली लेटेस्ट वाली एपीआई की उठा लेता है एनवायरनमेंट में। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल सेट हुई हुई है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? इसको मैंने हटा दिया और हटा के अगेन, क्योंकि मैंने इसको हटा दिया है और मैंने सेव नहीं किया, तो फाइल में जाके मैं सेव पे क्लिक करूँगा। बैश आरसी की फाइल भी मैंने चेक कर ली भई। अगर आपको वो कमांड मुश्किल लग गई है कि कमांड से चेक नहीं हो पा रहा, और तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं डॉट बैश आरसी से। तो ये इसी तरीके से अगर आप पावर शेल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप या तो WSL वाले यहाँ से चेक कर सकते हैं बैश आरसी से। अगर आप पावर शेल इस्तेमाल या CMD इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर्च में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सही है, एनवायरनमेंट मैंने लिखा तो आ गया। अगर पूरा लिख देंगे तो पूरा लिखने के बाद भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास यूजर वेरिएबल्स फॉर लेनोवो। तो ये आपके जो ऊपर वाले आ रहे होंगे, यहाँ पे आपके पास एक गूगल एपीआई की का भी आ गया होगा। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा वेरिएबल अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि यहाँ पे पावर शेल और CMD इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल नहीं आ रहा है। मेरे पास बैश आरसी में आ रहा था, क्योंकि मैं यूबंटू इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? तो बैश आरसी के अंदर पूरी लिस्ट होती है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की। तो मैंने आपसे चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, CCR स्टॉप करना है, CCR स्टार्ट करना है और CCR कोड करना है। अब हम चेक कर लेते हैं। तो मैं वापस से जाऊँगा अपने यूबंटू में। पावर शेल और CMD वाले हज़रात जो हैं वो डायरेक्ट पावर शेल और CMD में कर सकते हैं ये चीज़। तो मैं करूँगा CCR स्टॉप, फिर CCR स्टार्ट, और इसके बाद जो है मैं दूसरा टर्मिनल ओपन करूँगा और CCR कोड, ठीक है? आई होप अब जो है मेरा जो क्लॉड है वो सही से काम कर लेना चाहिए उसको, और लिमिट रीच नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये मेरे पास आ गया। हेलो, तो मेरा क्लॉड सही से काम कर रहा है, ठीक है? अच्छा, एक और रीज़न कि आप लोग ये कहेंगे कि क्या जो Q1 CLI हमने किया है, अगर मैं Q1 की बात करूँ, तो Q1 को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हम? अगर मैं वापस से यूबंटू खोलूँ और Q1 लिखूँ इधर, तो ये मेरा Q1 CLI आ गया। देखें, क्लॉड कोड जो है और Q1 दोनों CLI हैं, ठीक है? दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि Q1 के अंदर आप जो है स्लैश अगर मैं लिखूँ, तो कमांड्स यहाँ पे भी मुझे दिखा रहा है, और क्लॉड पे आऊँ स्लैश लिखूँ तो कमांड्स मुझे यहाँ पे भी दिखा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखें SP, तो यहाँ पे SP की कमांड्स नहीं आएँगी, और क्लॉड में अगर मैं लिखूँ SP, अच्छा, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे SP को इनिशियलाइज़ नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे ये SP की कमांड्स नहीं दे रहा है, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आऊँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो मेरा हैकाथॉन का प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे मैं CCR कोड करूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आऊँ /SP, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मुझे SP की कमांड्स दिखा रहा है, ठीक है? तो SP आपकी जो कमांड्स हैं, SP की कमांड्स, वो आपके क्लॉड के अंदर आपको मिल जाएँगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे भी मैं आऊँ अपने उसी प्रोजेक्ट के अंदर, जो मेरा प्रोजेक्ट है हैकाथॉन का, और यहाँ पे मैं लिखूँ Q1 ओपन करूँ,
सही है। अब मैंने एक जगह जो है वो क्लॉड ओपन किया हुआ है और एक जगह मैंने Q1 ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं SP करूँ तो आप लोग देख सकते हैं, हालांकि SP की जो स्पेक किट प्लस है मेरी इनिशियलाइज हुई हुई है, क्लॉड तो वो कमांड्स को पकड़ रहा है लेकिन Q1 नहीं पकड़ रहा। तो हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हम लोग जो है हैकाथॉन की ये रिक्वायरमेंट है सर अमीन की तरफ से कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको क्या यूज़ करना है, डेवलपमेंट में SP स्पेक किट यूज़ करनी है। तो आप Q1 से काम तो करवा लेंगे लेकिन फिर वो टोटली वाइप कोडिंग हो जाएगी, उसमें स्पेक किट प्लस का कोई अमल दखल नहीं होगा क्योंकि स्पेक किट की कमांड ये पकड़ ही नहीं पाता है। ठीक है, तो Q1 डायरेक्ट इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, और क्लाउड कोड में ये है कि आपने क्लाउड कोड में जो है वो SP की कमांड आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब एक और बात ये ध्यान रहे कि अभी मैं जो है अपनी रूट डायरेक्टरी में जब CCR कोड कर रहा था, क्लाउड कोड खोल रहा था और SP लिख रहा था, तो नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि मैंने पैकेट को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ था उस फोल्डर में। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर यानी कि जब मैं फ्रूट CD करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर आया और फिर मैंने CCR कोड किया तो पैकेट इनिशियलाइज थी, तो इसलिए SP की कमांड यहाँ पे दिखा दी इसने मुझे। ठीक है, अच्छा, तो ज़रूरी ये है कि आप लोग जो है क्लॉड कोड इस्तेमाल करेंगे। हाँ, क्लॉड कोड के पीछे क्या लगा हुआ है? क्लॉड के कोड के पीछे वही हमारे पास Q1 CLI की API की लगी हुई है। ठीक, सही है। तो Q1 CLI इस्तेमाल नहीं कर रहे, फ्रंट एंड में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? क्लॉड कोड ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे बैकएंड पे वो किसके ज़रिए जो LLM यूज़ हो रहा है, वो किसका यूज़ हो रहा है? वो Q1 का यूज़ हो रहा है। Q1 का LLM हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, एक प्रॉब्लम जो है वो आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास और बहुत सारे लोगों के पास और मेरे पास भी आती है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमने जो है वो पूरा सेटअप कर लिया, अपना Q1 की API की सेट कर ली और क्लाउड कोड जो है वो वर्किंग कंडीशन में हमारा सही से चल रहा है। क्लाउड कोड का पूरा सेटअप हो गया Q1 API की के साथ। और फॉर एग्जांपल हमें जो है वो लैपटॉप बंद करना पड़ा और हम जो है वो थोड़े टाइम बाद आते हैं, वापस अपना PC ओपन करते हैं और फिर जब हम क्लॉड कोड को स्टार्ट करते हैं CCR कोड करके, ये सारे स्टेप्स CCR स्टार्ट और फिर स्टॉप फिर स्टार्ट फिर CCR कोड जब करते हैं तो हमारा जो है वो अम, वही वाला कोटा वाला एरर आ जाता है। तो इसका क्या रीज़न है? अगर मैं अभी की बात करूँ, जैसे कि मैंने 28 दिसंबर को मैंने अभी सेटअप किया है और मैं आता हूँ 29 दिसंबर को, नेक्स्ट डे को आता हूँ। तो नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगा और मैं अपना CCR कोड करूँगा तो मेरा वापस से वो कोटा वाला एरर आ जाएगा। तो इसका क्या रीज़न है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं आऊँ डॉट क्यू वन के फ़ोल्डर के अंदर आऊँ और मैं OAuth क्रेड्स वाले फ़ोल्डर में आऊँ और इसको मैं एडिट इन नोटपैड करूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देखें मेरा एक्सेस टोकन तो आ रहा है, साथ में मेरे पास एक्सपायरी डेट का भी एक प्रॉपर्टी आ रही है जिसमें कुछ ये मिलीसेकंड्स दिए हुए हैं मुझे। ठीक है? अब अगर आप इनको कन्वर्ट करें और थोड़ी रिसर्च करें तो ये जो है वो हर जो टोकन जनरेट होता है Q1 का वो एक्सपायर हो जाता है खुद ब खुद थोड़े टाइम बाद, ठीक है? और इतने टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आप इस टाइम के बाद आ रहे हैं तो वो हर दफ़ा चेक करता है कि एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर एक्सपायर हो जाता है तो अगर आप Q1 CLI की बात करें तो Q1 CLI क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं Q1 CLI को ओपन करूं यहाँ से, Q1 में लिखूं, तो जब मैं Q1 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई प्रॉम्प्ट दी, तो इस प्रॉम्प्ट के पीछे क्या हो रहा होता है कि वो टोकन भेजता है, वो टोकन चेक करता है कि टोकन एक्सपायर तो नहीं है, ये टोकन ओवर थ्रेड्स में जो पड़ा हुआ है ये टोकन एक्सपायर तो नहीं है, वैलिड है या और एक्सपायर तो नहीं है। तो अगर एक्सपायर हो जाता है ना ये टोकन, तो इस रिफ्रेश टोकन को यूज करते हुए ये इस टोकन को अपडेट कर देता है। ठीक है, तो आपकी जो OAuth क्रेड्स की फाइल है वो कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रही होती है। ठीक है, मतलब मसला ये आता है कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लॉड कोड। ठीक है, अब क्लॉड कोड में जो है वो हमने क्या किया था, अभी हमने क्या किया था, यहाँ से API की उठाई थी, मतलब एक्सेस टोकन हमने उठाया था और एक्सेस टोकन उठा के हमने कहाँ सेट कर दिया था, अपने क्लॉड कोड राउटर के config.json में। अब मसला ये है कि जब हम लोग Q1 CLI यूज़ कर रहे हैं तो Q1 CLI तो ऑटोमेटिकली OAuth थ्रेड्स की फाइल को अपडेट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा एक्सपायर है तो वो रिफ्रेश टोकन को इस्तेमाल करते हुए एक्सेस टोकन को अपडेट कर देगा। लेकिन क्लॉड कोड जो होता है, क्लॉड कोड में जब एक दफ़ा आपके पास एरर आ गया तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो Q1 का टोकन है वो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। Q1 CLI ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट करके उसको यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर देगा। सही है। तो अगर मैं इसको अब इसका प्रोसेस क्या है, मतलब इसको हम सही कैसे करें कि अगले दिन मैं आऊँ और मेरा जो है वो टोकन एक्सपायर मिले, मुझे मेरा क्लॉड कोड यहाँ पे रन नहीं कर रहा हो, क्लॉड कोड में मसला आ जाए और कोटा लिमिट। तो इसका सिंपल सा एक प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर ये है कि आप जो है वो एक और टर्मिनल खोलेंगे, ओपन करेंगे यहाँ पे, सही है, यूबंटू है तो आप यूबंटू में कर लें, वरना आप
ऐसे ही ओपन कर लें, WSL में कर लें, या पावर शेल में भी, अगर आप पावर शेल में कर रहे हैं तो पावर शेल में ओपन कर लें। तो मैं Q1 यहाँ पे ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दी तो एक्सपायर हो चुका है मेरा टोकन। तो इसने जो है वो एक्सपायर जब हो गया तो इसने खुद ब खुद ही अपडेट कर देगा टोकन। सही है, अब मैं इसको बंद करूँगा। अब मैं आऊँगा वापस से ओथ क्रेड्स की फाइल में। सही है, .Q1 के फोल्डर के अंदर वापस से आऊँगा, ओथ क्रेड्स की फाइल में आऊँगा और मैं यहाँ पे इसको एडिट कर दूंगा। एडिट करूँगा तो मुझे यहाँ पे नया वाला टोकन मुझे मिल जाएगा। सेम वही प्रोसेस आपको वापस से फॉलो करना है पूरा का पूरा। आप क्या करेंगे, इस टोकन को कॉपी करेंगे और इस टोकन को कॉपी करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं वापस से जो है क्लाउड कोड राउटर में आऊँगा और क्लाउड कोड राउटर में आने के बाद मैं config.json में आऊँगा। क्लाउड कोड राउटर के फोल्डर के अंदर config.json के फाइल में आऊँगा और यहाँ पे मैं अपनी API की को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, फिर वापस से मैं सेव करूँगा फाइल को। सही है, सेव करने के बाद जो है मुझे वापस से अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल अपडेट करना होगा। मैं अभी जो है वो डायरेक्ट बैश RC से अपडेट कर दूंगा अपनी API की। सही है, वरना उसकी कमांड आप लोगों को पता है कि क्या होती है। विंडोज़ वाले यूज़र setx इस्तेमाल कर सकते हैं और जो यूबंटू वाले हैं वो दूसरा यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी डायरेक्ट यहाँ से अपडेट कर दूंगा और डायरेक्ट मैंने अपडेट की फाइल को सेव किया, बैश RC की फाइल में सेव कर लूँगा। ठीक है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी अपडेट कर सकते हैं ये टोकन को, और चाहे तो आप जो है वो यहाँ से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप कमांड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बैश RC की अपडेट। अब जो है मैं वापस से अपना क्लाउड कोड को क्या करूँगा, CCR स्टॉप और CCR स्टार्ट करूँगा। CCR स्टॉप और CCR स्टार्ट, स्टार लिख दिया मैंने, CCR स्टार्ट। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया, ये लोड हो गई, इसने लोड कर दिया। एनवायरनमेंट वेरिएबल भी हमने जो है बैश RC में सेट कर दिया था। ठीक है, और अब मैं अपना CCR कोड खोलूंगा तो मेरे पास वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी आपका जो है वो कोटा वाला एरर आए तो आपको क्या करना है, Q1 CLI ओपन करना है और Q1 CLI ओपन करने के बाद आपको एक कोई प्रॉम्प्ट लिखनी है, हाई की प्रॉम्प्ट लिख देनी है। जब आप प्रॉम्प्ट लिख देंगे तो जो है वो एक्सेस टोकन को अपडेट कर देगा। कौन सी फाइल में, ओथ क्रेड्स की फाइल में अपडेट कर देगा टोकन को। ठीक है, ओथ क्रेड्स की फाइल में जब अपडेट हो गया तो आपने वहां से अपना टोकन कॉपी करना है और क्लाउड कोड राउटर में config.json के अंदर पेस्ट कर देना है। सही है, तो बेसिकली इस फाइल से हमें टोकन, जो अपडेटेड टोकन है वो उठा के अपना क्लाउड कोड राउटर के अंदर config.json के अंदर अपडेट कर देना है। सिंपल सी ये बात है कि जब भी आपका टोकन एक्सपायर हो जाए तो आपने एक Q1 CLI खोल के उसको कोई प्रॉम्प्ट देनी है। वो जो है आपका जो Q1 होगा वो टोकन को अपडेट कर देगा इस फाइल के अंदर ओथ क्रेड्स में, और उसके बाद जो है आपको यहाँ से कॉपी करके जस्ट आपको क्लाउड कोड राउटर में config.json के अंदर पेस्ट कर देनी है, फिर और सेव करना है फाइल को और इन्वायरमेंट वेरिएबल को अपडेट कर देना है। देखें अब ये मेरे पास क्लाउड कोड चल गया। ठीक है, तो खैर ये तो अभी चल ही रहा था मेरा, लेकिन अगर मैं कल आऊँगा और मैं काम कंटिन्यू करूँगा तो ये एक्सपायर हुआ होगा, फिर मुझे ये सारा प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉपर तरीका। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू हो रहा होता है कि भाई हमने सेट किया था ख़राब हो गया। तो ऑब्वियसली वो जब टोकन एक्सपायर हो जाएगा तो टोकन एक्सपायर के बाद हमें वापस से टोकन को अपडेट करना पड़ेगा, फिर वापस से क्लाउड कोड में सेट करना पड़ेगा और फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पूरा ट्यूटोरियल छोटा सा कि Q1 API की को सेट हम लोग कैसे कर सकते हैं प्रॉपरली। अब यहाँ पे जो गलतियाँ लोग कर रहे होते हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स जो कुछ लोग कर रहे होते हैं वो यही हैं कि जो मैंने बात की थी कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, वो यही गलती कर रहे होते हैं कि वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में प्रॉपरली सेट नहीं कर रहे होते लोग। अब वो config.json में तो अपडेट कर देते हैं अपने API की को, क्लाउड कोड राउटर में config.json में कर देते हैं, लेकिन उसमें अच्छा एक और बात, config.json में अपडेट करने के बाद सेव भी करना जरूरी है। सही है, और सेकंड थिंग आपको बैश RC यानी कि बैश RC के अंदर भी अपडेट करना है, यानी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट करना है। ठीक है, चाहे पावर शेल हो चाहे WSL हो, दोनों तरीकों में आपको, जब आपने क्लाउड कोड राउटर के अंदर config.json अपडेट कर दी तो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, फिर उसको वेरीफाई भी करना है। पावर शेल वाले हजरात जो है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और जो WSL वाले हैं वो या तो कमांड से चेक कर सकते हैं या बैश RC से भी चेक कर सकते हैं। सही है, तो आई होप आप लोगों को जो है वो कंफ्यूजन दूर हो गई होगी और डिफरेंस भी समझ आ गया होगा कि Q1 CLI का क्या डिफरेंस है और क्लाउड कोड का Q1 API की के साथ लगाकर यूज करने में क्या डिफरेंस है, दोनों अप्रोचेस में क्या डिफरेंट है। एक में हम लोग जो है वो डायरेक्ट Q1 CLI यूज कर रहे होते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पैकेट नहीं है। सही है, और क्लाउड कोड के साथ Q1 API की हम लोग लगा सकते हैं। दोनों Q1 CLI भी और इस अप्रोच में भी जो क्लाउड कोड
के साथ अगर Q1 API की लगा हुई है, दोनों में LLM सेम है हमारा Q1, CLI चेंज हो जाता है, CLI क्लॉड कोड हो जाता है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं जो है हैकाथॉन 2 की गाइडलाइंस बता रहा हूँ और हैकाथॉन 2 को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करके मैं जो है उस पे वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को अच्छे से मैं बताऊँगा, गाइड करूँगा। ऑब्वियसली मेरे पास जो है वो इतना टाइम नहीं होता कि जो है मैं पूरी प्रोसेस हैकाथॉन का वो उसमें जो है बता सकूँ। लेकिन इंशाल्लाह एक ओवरऑल व्यू मैं इतना इंशाल्लाह दे दूँगा उस वीडियो के अंदर, हैकाथॉन 2 की वीडियो के अंदर, कि जो है आप लोग वो कर लेंगे। और अ, अगर आपको वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।